दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट देखा होगा तो आप लोगों ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पाई होगी। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो क्या है, ये है यहाँ पर 2018 का जो यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट है। ये है जो आप लोगों के रिटर्न में मार्क्स आए हैं, ये है आप लोगों के इंटरव्यू यानी कि पीटी में मार्क्स आए हैं, और ये है आप लोगों के टोटल फाइनल मार्क्स। तो यहाँ पर इन फाइनल मार्क्स के बाद में ये आप लोगों की रैंक निकल कर आती है जो भी तैयार होती है यहाँ पर। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग बात है टोटल मार्क्स वाले सेक्शन में, वो ये है कि कई सारे कैंडिडेट के मार्क्स आप लोगों को इक्वल नजर आएंगे। जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये है यहां पर 1067 1067 1067 1067। दूसरी जो यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग 1064 1064। तीसरा यहां पर देख सकते हैं 1062 1062 और यहां पर 1060। पर लेकिन जैसे ही आप लोग इसके साइड में नजर डालेंगे, इनकी रैंक जो है वो अलग है। यहां पर एक की रैंक 6 है, दूसरे की 7 है, एक की 9 है, दूसरे की 10 है, एक की 12 है, दूसरे की 13 है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब फाइनल मार्क्स अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे वो दोनों के इक्वल हैं, फिर भी उसके बाद भी यहां पर जो रैंक है वो डिफरेंट कैसे आ रही है। तो ये है आज का टॉपिक, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और यूपीएससी ने इसी के अंदर अभी चेंज किया है कि अगर जो फाइनल मार्क्स होते हैं वो टाई हो जाते हैं तो उसको ब्रेक कैसे करना है ताकि रैंक को तैयार किया जाए। इसी का नाम दिया गया टाई ब्रेकिंग रूल। तो यूपीएससी के जो टाई ब्रेकिंग रूल है, जो नए अभी रूल नए तैयार यूपीएससी के द्वारा किए गए हैं, वो अब अगर लोग फॉर्म भर चुके हैं, ये अगस्त 28 2019 के बाद में जो भी फॉर्म आप लोगों ने यूपीएससी के द्वारा निकले हुए भरे हैं उनके ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो नए रूल अभी यूपीएससी के द्वारा क्लियर किए गए हैं, टाई ब्रेकिंग रूल। यानी कि अगर रिसेंटली अभी प्रीलिम्स का भी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं या फिर आप लोग भरने वाले हैं, तो इसके लिए भी यहां पर ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम के फॉर्म आप लोगों ने डाले हैं या फिर डाल चुके हैं 28 अगस्त 2019 के बाद में, तो हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। और ये हर एक फॉर्म के लिए यूपीएससी का, चाहे आप लोग सीएपीएफ का दे रहे हो, चाहे एनडीए का, चाहे सीडीएस का, चाहे यूपीएससी आईएएस वाला, तो जो भी यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब के ऊपर यहां पर ये टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा। तो ये टाई ब्रेकिंग रूल में जो भी चेंज किया गया है उसको समझने के लिए आप लोगों को पहले यूपीएससी का पैटर्न समझना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जानते नहीं है कि यूपीएससी किन किन पैटर्न में कैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो पहले आप लोग यहां पर ये देखिए कि यूपीएससी किन किन पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट कराती है। 3 स्टेज होती है। पहली होती है प्रीलिम्स वाली, दूसरी मेंस और तीसरी होती है पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, इसको आप लोग बोलते हैं। ये तीनों जो स्टेज होती है ये एक एक कर आप लोग क्लियर कर आगे बढ़ेंगे, तब जाकर आप लोग फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे जो कि आप लोग की टोटल मार्क्स निकल कर आएंगे और उसके बाद में आप लोग का सिलेक्शन लिस्ट में रैंक होगी कि आप लोग की रैंक कितनी है। यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो प्रीलिम्स होता है ये आप लोग का जस्ट क्वालिफाइंग है। यानी कि एक तरीके से यहां पर आप लोग के भले ही कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, बस क्वालिफाइंग होने, यानी कि बस कट ऑफ के पार आप लोग के मार्क्स होने चाहिए। ये जो मार्क्स होते हैं ये आगे चलकर ऐड नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, इसमें हम लोग प्रीलिम्स को काउंट करेंगे ही नहीं। जो फाइनल रैंक तैयार होगी तो प्रीलिम्स का कोई मतलब है ही नहीं वहां पर। तो प्रीलिम्स तो पहले यहां पर क्लीन बोल्ड हो गया। अब जो टाई ब्रेकिंग रूल जो एप्लीकेबल होगा वो कहां पर होगा, वो होगा मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर। और वो कैसे होगा उसको अभी आगे देखते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। प्रीलिम्स हम लोग ऑलरेडी इससे बाहर कर चुके हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो प्रीलिम्स हो गए यहां पर आउटसाइड। अब यहां पर जो मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, अब उसके बेस पर यहां पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक तरीके से आप लोगों के जस्ट क्वालिफाइंग पेपर कि आप लोगों को क्वालिफाई करने होते हैं। तो ये भी जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं, तो इनके भी मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, तो ये भी यहां पर बाहर निकल गए। तो टोटल मिलाकर अगर यूपीएससी के पेपर आप लोग काउंट करेंगे तो 9 पेपर आप लोग के होते हैं। 9 पेपर में से जो 7 पेपर हैं उनके मार्क्स आप लोग के काउंट होते हैं। 7 पेपर में एक ऐसे होता है 4 जनरल स्टडी 2 ऑप्शनल, ठीक है। तो ये टोटल 7 पेपर होते हैं। जो ये वाला है लैंग्वेज वाले पेपर, ये भी यहां से आउट हो जाते हैं। तो इनके मार्क्स प्लस इंटरव्यू के जब मार्क्स जुड़ते हैं तो आप लोग का जो फाइनल मेरिट तैयार होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आप बात की थी आप लोगों से, जो मार्क्स मैंने अभी आप लोगों के दिखाए थे। तो ये जो मार्क्स रहते हैं ये यहां पर किसके रहते हैं, 7 पेपर प्लस आप लोग के इंटरव्यू के मार्क्स, तो वो मिलाकर आप लोग की टोटल फाइनल सिलेक्शन यहां पर लेकर आता है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो इसके ऊपर यहां पर बात करेंगे। अगर 2 कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो यहां पर ये सारे मार्क्स जोड़ने के बाद में इक्वल आ गए, मान लीजिए दोनों कैंडिडेट के जो मार्क्स आ गए वो यहां पर 1060 आ गए और दोनों के मार्क्स जो हैं वो 1060 आ गए। एक कैंडिडेट है ए और दूसरा कैंडिडेट है बी। अब किस तरीके से इनकी रैंक तैयार की जाएगी, किस कैंडिडेट को कौन सी रैंक देनी है, तो यहां पर इसके यूपीएससी के पास में रूल है। तो रूल नंबर 1 पहले आप लोग देखिए। रूल नंबर 1 में क्या क्राइटेरिया है, रूल नंबर 1 में जो क्राइटेरिया है वो यहां पर इंटरव्यू के मार्क्स प्लस
जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके मार्क्स ऐड कर देखे जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट में, जब यहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, तो वो यहां पर एसए और जनरल स्टडी के जो 4 पेपर हैं तो इनके मार्क्स ऐड करते हैं, यानी कि 5 ये प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि यहां पर ये भी ऐड नहीं किया जाता है। इसका रीजन क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वैसे तो ये आप लोगों के मार्क्स ऐड होते हैं, पर लेकिन दिक्कत यहां पर ये सबका अलग अलग होता है, किसी का मैथ है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का कुछ और है, तो उसमें काफी वेरिएशन होता है। क्वेश्चन सारे एक जैसे नहीं होते यहां पर, यानी कि मैथ्स वाले के अलग क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री वाले के अलग क्वेश्चन होंगे, पर लेकिन एसए और जो ये होता है, जो यहां पर जो जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सबको एक तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं और इंटरव्यू में भी सब एक तरीके से जाकर बैठते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा कि मार्क्स जो है यहां पर कि इंटरव्यू में और जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है यहां पर उसमें जो है 5 पेपर हैं, इसमें मिलाकर किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट ही हो गए और इंटरव्यू हो गया, इसमें जिसके भी मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, आगे तो दोनों के इक्वल है, टोटल मिलाकर दो, पर लेकिन इसमें जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहां पर एक, मान लीजिए ए के ज्यादा आगे यहां पर, तो ए को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। अब मान लीजिए ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके दोनों जगह इक्वल मार्क्स आ गए, मान लीजिए यहां पर भी इक्वल मार्क्स हैं और यहां पर भी इक्वल मार्क्स हैं, अब दोनों जगह इक्वल मार्क्स आ गए। जैसे आप लोग अगर नीचे चलकर थोड़ा देखेंगे, कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, इसमें यहां पर इसके टोटल मार्क्स तो इक्वल है, इंटरव्यू के मार्क्स भी यहां पर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आगे के भी मार्क्स इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके का अगर कोई कैंडिडेट फंसता है तो फिर क्या क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना है, तो फिर जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है यहां पर एज का क्राइटेरिया, यानी कि पहला तो हो गया जो स्कोर के बेसिस पर, अगर स्कोर का बेसिस दोनों का इक्वल आ गया, अब यहां पर कैंडिडेट की एज देखी जाएगी कि कैंडिडेट की एज क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब यहां पर जिसकी एज ज्यादा होगी, मान लीजिए जो ए कैंडिडेट है उसकी एज है 29, जो बी कैंडिडेट है उसकी एज है यहां पर 27, तो यहां पर ए कैंडिडेट जो सीनियर कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि वो जो पोस्ट होगी वो सीनियर कैंडिडेट को मिल जाएगी। अगर एक पोस्ट है, अगर रैंक की बात की जाए तो हायर जो रैंक होगी वो यहां पर सीनियर कैंडिडेट की होगी। तो पहला क्राइटेरिया जो हो गया मार्क्स के बेसिस पर हो गया और दूसरा क्राइटेरिया हो गया वो एज के बेसिस पर हो गया। तो अभी जो नया पैटर्न यूपीएससी का आ गया है उसमें ये 2 क्राइटेरिया यूपीएससी फॉलो करेगी। अगर किसी कैंडिडेट की जो रैंक है वो यहां पर इक्वल रैंक आ जाती है, वो सॉरी रैंक तो इक्वल नहीं होगी, इक्वल मार्क्स आ जाते हैं अगर किसी कैंडिडेट के, ठीक है। पर लेकिन इसमें पहले एक और रूल था यहां पर, वो क्या रूल था, वो था कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, अगर यहां पर दोनों ये भी काउंट हो रहे हैं तो फिर कंपलसरी सब्जेक्ट का देख लिया जाता था कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट में किसके मार्क्स ज्यादा हैं, ओनली कंपलसरी सब्जेक्ट में। इंटरव्यू को भी हटा दिया जाता था, अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं तो फिर इंटरव्यू को भी हटाकर कंपलसरी सब्जेक्ट ओनली देख लिया जाता था। उसके बारे में कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ये रूल रहा ही नहीं है, तो इसके बारे में कोई बात करने की कोई बात ही नहीं है। तो अब जस्ट ओनली 2 रूल रह गए हैं। पहला रूल तो हो गया आप लोगों के जो 5 पेपर है प्लस इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, उसके बेस पर रैंक दी जाएगी, या फिर एक पोस्ट है तो बस अकेली वो उसी को दी जाएगी जिसके हायर यहां पर मार्क्स होंगे, या फिर अगर यहां पर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर एज को देखा जाएगा और सीनियर कैंडिडेट को यहां पर वो पोस्ट मिल जाएगी। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया जो आज की डेट में यहां पर यूपीएससी फॉलो कर रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन कई बार फंस जाती है, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल कंप्लीटली क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई यहां पर ये बात। इसी के साथ में जिस किसी ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है प्रीलिम्स का, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 साल बर्बाद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि फिर आप लोगों को एक तरीके से लगेगा कि यार 1 साल फालतू में ही बर्बाद कर दिए। 1 साल बहुत बड़ी होती है, अगर ढंग से देखा जाए, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, कोई गड़बड़ हो गई है फॉर्म में तो आप लोग फिर से एक्स्ट्रा फॉर्म भर सकते हैं दूसरा, यानी कि ये भी नहीं है कि हाँ आप लोगों ने फॉर्म भर दिया कि हाँ यार उसमें गड़बड़ हो गया फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं, कितने भी चाहे आप लोग फॉर्म यहां पर भर लीजिए, आप लोगों का जो फाइनल फॉर्म होगा वो काउंट होगा। अगर ऑप्शन सब्जेक्ट गलत भर दिया तो उसको दूसरा फॉर्म भर दीजिए, अगर आप लोगों ने एज गलत डाल दिया या फिर कुछ और भी कोई भी पॉइंट आप लोगों ने गलत डाला तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और यहां पर देखिए, जैसे जैसे प्रीलिम्स आप लोगों का पास में आ रहा है, आंसर राइटिंग आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी है। ऐसा नहीं करना है, कम से कम कुछ टाइम निकालकर, लगभग आधा घंटा आप लोग निकाल सकते हैं, आंसर लिखते रहिए, क्योंकि आंसर ही आप लोगों को काम आने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो उसको प्रोसीजर को मत छोड़िए, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर कंटिन्यू कीजिए, भले ही ऑल्टरनेटिव डेज पर लिख लीजिए, पर आंसर आप लोग लिखते रहिए,
ठीक है, आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, जो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चा है वो तो एक बार वो कर सकता है, पर लेकिन जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम आंसर राइटिंग अपनी कंटिन्यू रखें और आंसर लिखते रहिए। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअस आंसर लिख रहे हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप है वहां पर जहां पर आंसर लिखना है तो वहीं पर ही पोस्ट कर रहे हैं। जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया ग्रुप वो ज्वाइन कर सकता है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आंसर राइटिंग ग्रुप में, तो एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी क्या कीजिए। ठीक है, बाकी पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम में मिल जाती है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लिया कीजिए सारे लेक्चर जो भी यहां पर आते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।